गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन टॉपिक। और रिवीजन में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन। अब मैं यहाँ से एज पर एनसीईआरटी सीक्वेंस पूरा फॉलो करने वाला हूँ। यानी यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे, जैसे आपके नोट्स में हैं जो मैंने दिया है आपको हैंडबुक, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में कैपेसिटेंस, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बाद में मैग्नेटिज्म जो कि एक कंप्लीट चैप्टर है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद में जैसे कि स्टार्ट होगा आई थिंक लगभग लाइट रे ऑप्टिक्स, उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद में सेमीकंडक्टर। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस से हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं रिवीजन सेशन में। तो इसको अच्छे से फोकस कीजिएगा। यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा पहले तो थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद में हम लोग जंप करने वाले हैं MTG एट आवर फिंगर टिप्स जो कि हमारे पास में ऑलरेडी है, हम लोग उस पर जाने वाले हैं। वो होने के बाद में हम प्रीवियस ईयर नीट और प्रीवियस ईयर JEE ये पूरे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ हमेशा है, कल भी थे, आज भी है और परसों भी है, और मैं भी आपके साथ में हमेशा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज का या आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन, जिसमें सबसे पहले तो था चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, पूरा कोशिश करता कि कल या परसों तक के यानी 3 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज दोस्तों Q से दिखाया जाता है, कैपिटल Q या फिर स्मॉल q। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से दिखाया जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, जिसको कोलम्स ने डिस्कवर किया था। इसका यूनिट जो है वो कोलम है दोस्तों, यूनिट इज कोलम। एंड फार्मूला इज Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला है यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू IT, जिसमें Q यानी चार्ज, I यानी करंट और T यानी टाइम होता है दोस्तों। चलो उसके बाद में चार्जिंग की जो प्रोसीजर्स होती है, नेक्स्ट टॉपिक था चार्जिंग। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इसमें चार्जिंग की 3 स्टेप्स होती है। एक तो पहला है बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोस्तों देखिएगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में अगर बात चल रही है तो ये एक बॉडी दूसरे बॉडी के अगेंस्ट में मूव होती है। यानी जैसे एक बॉडी नीचे जा रही है, दूसरे बॉडी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। इस तरह से दोस्तों देखिएगा, ये एक बॉडी, एक हाथ यानी एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। इस तरह से कोई बॉडी अगर मूव होती है, इस तरह से कोई बॉडी अगर मूव होती है तो उसको अपन फ्रिक्शन कहते हैं। और ऐसा करने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है इट इज़ ए पॉजिटिव बॉडी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है इट इज़ ए नेगेटिव बॉडी। चलो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद में जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इट हैविंग द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं इट हैविंग द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो दोस्तों ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद में इनिशियली बिफोर फ्रिक्शन Q इज 0, फ्रिक्शन के पहले का Q 0 होता है। आफ्टर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो पॉजिटिव बॉडी have charge plus Q and negative body have charge minus Q। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव पे प्लस Q आएगा, नेगेटिव पे माइनस Q आएगा। देन व्हाट इज दैट Q? Q इज चार्ज ट्रांसफर।
इसको हम लोग चार्ज ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, या फिर चार्ज ऑन पॉजिटिव बॉडी, या फिर चार्ज ऑन नेगेटिव बॉडी। पॉजिटिव पे नेगेटिव पे सेम चार्ज रहेगा, फर्क रहेगा उसके साइन पे, प्लस और माइनस पे, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। और इसका फार्मूला होता है दोस्तों Q इज इक्वल्स टू NE, दैट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला हियर। Q इज इक्वल्स टू NE। इसके ऊपर हमारा एक बिगिनर बॉक्स बना है, पहला बिगिनर बॉक्स पूरा इसके ऊपर है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू NE, जिसमें N का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड चार्ज, स्टैंडर्ड। और जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। तो इस तरह से हमने E को फाइंड कर लिए है, बड़े बेहतरीन तरीके से E की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए है, जिसमें इस तरह से सेम कैलकुलेशन वगैरह करके हमने निकाल लिए थे। तो Q इज इक्वल्स टू NE, जिसमें अभी मास ट्रांसफर, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है, मास ट्रांसफर कितना रहेगा, मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर का दोस्तों फार्मूला होता है N इंटू ME। मास ट्रांसफर का फार्मूला होगा N इंटू ME। N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है दोस्तों 9.1 10⁻³ kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का सवाल रहे तो इलेक्ट्रॉन, कभी ड्यूटेरॉन का रहेगा, कभी अल्फा पार्टिकल्स गिरेंगे, कभी अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर होंगे, तो उस वक्त आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज और अल्फा पार्टिकल का मास पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो आगे बढ़ लिया जाए। पता नहीं है तो हमारे हैंडबुक में पीछे सब कुछ है, हमारे जो हैंडबुक है उसमें पीछे है कांस्टेंट वैल्यू सभी कुछ, उसको बार बार पढ़ते रहिए। हैंडबुक के पीछे बहुत सारी चीज़ें दी है, उसको आप पढ़ते रहिए। हैंडबुक को तो कम से कम 10 बार पढ़ना है दोस्तों, पढ़ते रहिए आप। चलो ठीक है, तो ये हो। और नोट हैंडबुक को अभी जो हम पढ़ रहे रिवीजन, इसको लिखिए रजिस्टर में बढ़िया तरीके से, इसको भी बार बार पढ़ते रहिएगा, मज़ा आता बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, तो ME इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9.1 10⁻³ kg। चलो मास ट्रांसफर भी हो गया, चार्ज ट्रांसफर भी होगा। पॉजिटिव बॉडी का मास बढ़ेगा या घटेगा, नेगेटिव बॉडी का मास बढ़ेगा या घटेगा। चलो क्या है, तो पॉजिटिव बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए उसका मास घटेगा। नेगेटिव बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसका मास बढ़ेगा। आफ्टर फ्रिक्शन positive body mass increases, decreases. Negative body mass increases। ये आ गया दोस्तों आपका फाइनल आंसर, यानी टॉपिक पूरा खत्म हो गया, फ्रिक्शन वाला खत्म हो गया। तो इट इज ए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद में चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज फर्दर इंपॉर्टेंट। कंडक्शन जरूरी नहीं है, इंडक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, देखिएगा पॉइंट लिख लेता मैं सीधा। जब कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब जाती है, जब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब जाती है, तो जब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब जाती है, तो न्यूट्रल बॉडी में अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस डेवलप होते हैं।
ठीक है, न्यूट्रल बॉडी में अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस डेवलप होते हैं। तो ये है दोस्तों फंडा। अब कैसे डेवलप होते हैं ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रल बॉडी, चार्ज बॉडी, ठीक है। इसमें पहली स्टेप में ऐसा रहेगा दोस्तों, दूसरी स्टेप में मतलब ये दूर है। पहली स्टेप में क्या करो, इसको दूर दिखा दो ना, ऐसा ये दूर। अब दूसरी स्टेप में 1, स्टेप 1, स्टेप 2, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। पहले तो जो भी बॉडी रहेंगे जैसे भी रहेंगे उसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस डेवलप होंगे यानी निगेटिव। अब निगेटिव कैसे डेवलप होंगे भैया, और निगेटिव डेवलप कब होते हैं, जब उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए। यही है मेन फंडा, इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए तो इधर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट गणित। ठीक है, फंडा समझा। एटोमेट जब निगेटिव तो बन जाते हैं, लेकिन निगेटिव आए कहाँ से, तो आधे बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, आधे बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसलिए रिमेनिंग बॉडी पे पॉजिटिव आएगा, उस फेस पे, आधे फेस पे निगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन एकदम आसान काम है, वो नहीं पढ़े तो भी जम जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में बॉडी को टच करो, उसके साथ में सेम पोलैरिटी के चार्जेस वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इट इज़ द चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये था आपका चार्जिंग का टॉपिक। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो लिख लेते यार, अभी आया है तो लिख लेते। इसमें जब चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के टच होती है तो चार्जेस चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चार्ज बॉडी से चार्जेस न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। नहीं दिखेगा तो अभी आप कर लो एडजस्टमेंट, अभी क्या दिखने न दिखने वाला काम थोड़ी ना है। ठीक है दोस्तों, चलो कर लूँगे आप, उम्मीद करता हूँ। उम्मीद क्या करना है, आपने कर ही लिए है, पता है मुझे कि आप कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन तो हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी हो गया, चार्जिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके सवाल हम लोग करने वाले हैं, एमटीजी के लेने वाले हैं। चलो ठीक है, तब तक के आपको एमटीजी के सवाल भी सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जो अपकमिंग संडे रहेगा, ठीक है, ये संडे को इसके ऊपर का ही पेपर आने वाला है दोस्तों। अपकमिंग संडे का पेपर का टाइटल यही है, यानी पेपर इसी के बेस्ड होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीटली क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करना है। इस हफ्ते भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, अगले हफ्ते भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा। 2 हफ्ते में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, चार्जिंग पूरी तरह से हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई, फार्मूले हो गए, चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, मास ट्रांसफ़र हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स की ओर। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कूलम्ब्स ने दिया था, तो वो है दोस्तों कूलम्ब्स लॉ, जिसमें मेरे पास में 2 चार्जेस होते हैं Q1 और Q2 नाम के। दोनों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है और वो डिस्टेंस R है दोस्तों। तो यहाँ पे एक फोर्स का फार्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें K की वैल्यू होती है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों 9 × 10⁹
और ये एप्सिलॉन 0 दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आपको इसका यूनिट निकालना है दोस्तों तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रिप्लेस कर दीजिए आप एक की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। एप्सिलॉन 0 गया इधर, फोर्स आया इधर, देखो हवा में कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गया इधर, एफ गया इधर। के का यूनिट 1 का यूनिट नहीं है, इसका यूनिट रहेगा कोलम इंटू कोलम, कोलम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यूनिट नहीं है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, रेडियस का मीटर स्क्वायर, यानी कोलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। द यूनिट ऑफ सिंपली एप्सिलॉन 0 इज कोलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हवा में निकाला ऐसे ही, अब जब यूनिट आया तो डायमेंशन भी आ जाता है, ठीक है। निकाल लेना यार आप लोग, डायमेंशन निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। कोलम का डायमेंशन IT, न्यूटन का डायमेंशन m1 L1 T⁻⁻2 और इसका L2, ठीक है दोस्तों। तो डायमेंशन भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे चीज़ के डायमेंशन आते हैं एग्जाम में, अगर आते हैं ना ऐसे एप्सिलॉन 0 वगैरह आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि इसके यूनिट बच्चे पता याद नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है यानी यूनिट लेस है, और यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस है, इसलिए ऐसे चीज़ों के यूनिट पूछे जाते हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली जज मत कर लेना कि कांस्टेंट वैल्यू है यानी वो यूनिट लेस है। फार्मूले में जाना, चेक कर लेना कैसा क्या है, उसके हिसाब से जज करना कि यूनिट लेस है या यूनिट वाली क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलम्स का तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, या फिर इसको मीडियम में रखते हैं, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, मीडियम में रखो उसको। चलो रख दिया मीडियम में, ये है पूरा मीडियम, ठीक है। उस मीडियम में दो चार्जेस आ गए, Q1 Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों R। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसमें K की जगह आएगा दोस्तों, लिख लेता मैं यहीं पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 फॉर एयर, इन्फिनिटी फॉर मेटल्स, यानी गुड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए इन्फिनिटी और एयर के लिए 1 होती है K की वैल्यू। ये K अलग है, ये K अलग है, ये K यानी कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो दोनों अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉलम्स लॉ को पढ़ लिए है, देख लिया जाए थोड़ी सी जगह है क्या वगैरह वहाँ पे। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी जगह है तो जगह का यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे अच्छे से, बढ़िया तरीके से करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अभी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इन वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R कैप, ठीक है दोस्तों। Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R कैप, दैट इज R कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझा दोस्तों, फोर्स के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर, पता है आपको सब कुछ यार, वो क्या बताना अभी। तो फोर्स के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर, तो ये है दोस्तों आपका यहाँ पे फोर्स का कंप्लीट फार्मूला। सिंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर फॉर एडिशन वी यूज वेक्टर अलजेब्रा। सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, hence for addition we use vector algebra। इसीलिए हम यहाँ पे एडिशन करते समय वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीके से कॉलम्स लॉ पढ़ लिए है। अभी आपकी ड्यूटी है इसको अच्छे से नोट करें। मिलते हैं हम वापस से फिर से 1 मिनट बाद में, 1 मिनट के बाद में हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चलो दोस्तों, तो अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो नेक्स्ट टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इट इज़ द स्पेस outside the charge where it attract or repel the other charge. That space is called as a electric field and its measurement is called as a electric field intensity. तो electric field strength और electric field intensity जिसको हम E से दिखाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं बात करूँगा पॉइंट चार्ज, पहले सबसे पहले पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए एक चार्ज है तो उसकी इंटेंसिटी का फार्मूला होता है दोस्तों ये पॉइंट चार्ज Q, इसके बाहर इसकी फील्ड होती है दोस्तों इस प्रकार से। अब इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होंगी जो कि P पॉइंट R दूर है, तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी का फार्मूला है दोस्तों KQ/R²। ठीक है, एक्चुअल में बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों E = अगर कोई दूसरा चार्ज उसमें एंटर करता है तो फार्मूला होता है F/Q0। वेन एवर दिस इज चार्ज एंटर इन फील्ड ऑफ Q के फील्ड में जब चार्ज एंटर करता है तब वो कौन सा चार्ज, Q0 नाम का चार्ज, तो इंटेंसिटी का फार्मूला F/Q0 होता है दोस्तों। वेक्टर में बात अगर करेंगे हम लोग तो वेक्टर में E वेक्टर = F/Q0 या फिर इस फार्मूले का पॉइंट चार्ज का E वेक्टर = K/Q/R² R is the unit vector having the direction as that of the intensity। इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वही R का डायरेक्शन रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम बेसिक के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफ की तो दोस्तों ग्राफ भी देखिएगा, ये R और ये इंटेंसिटी E, जैसे जैसे हम दूर दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम कम होते जाएंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे इंटेंसिटी कम कम होते जाएंगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, तो ये हमने बना लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एकदम बेसिक पोर्शन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन तो पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में गॉस थ्योरम को जान लेते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट इज अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux denoted by phi and electric flux having the formula phi is equals to E dot ds। यह है वेक्टर वाला फार्मूला E dot ds। वेक्टर का फार्मूले का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत बार। इसमें E यानी इंटेंसिटी है दोस्तों और ds यानी एरिया वेक्टर है। देखिएगा, ये देखिए, ये हो गया एक एरिया, तो एरिया को परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा एरिया वेक्टर। और मान के चलो दोस्तों फील्ड है ऐसी, दिस इज इंटेंसिटी। ds वेक्टर हमेशा हमेशा एरिया को परपेंडिकुलर और बॉडी से दूर होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ds वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर और बॉडी से दूर। मान के चलिए दोस्तों इसके बीच का एंगल थीटा है। फंडा समझ लिए। सबसे पहले मान के चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, चलो डस्टर को पकड़ लेते। ये हो गया डस्टर। यहाँ से मान के चलिए ऐसी फील्ड आ रही, देखिएगा इंक्लाइन ऐसी फील्ड आ रही है, और ये हो गया आपका एरिया, है ना। इस तरह से ऐसी फील्ड आ रही, ऐसे ये देखिएगा इंक्लाइन, जैसे पेन, ये पेन जैसी फील्ड आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, ये एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जिसे मैं बोलूँगा एरिया वेक्टर। ये देखिएगा, ये पेन हो गया अभी एरिया वेक्टर, ये एरिया को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। और मेरी फील्ड थी दोस्तों ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जा रही थी ना, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। एंड देयरफॉर दोस्तों फ्लक्स का जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड वाला वो ऐसा बनेगा E × ds × cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो E × ds × cos थीटा। तो ये बन जाता है दोस्तों एक फ्लक्स का फार्मूला, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में हम लोग सर थोड़ा सा यूनिट वगैरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको आ जाएगा आई थिंक। इसका यूनिट क्या है, इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम। चलो ठीक है, लिख लेता है यहाँ पे यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, 2 यूनिट है इसके। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लक्स का यूनिट
इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, दैट इज मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर में अगर रिप्लेस करते हो तो वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज वोल्ट इंटू मीटर। सो वोल्ट इंटू मीटर, ये भी दूसरा एक यूनिट होता है दोस्तों। तो चलो ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और बहुत सारी जानकारी है, जिसमें अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करता हूँ, तो जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, इंटेंसिटी सिर्फ आउटसाइड में है, तो उसकी वजह से नेट फ्लक्स ज़ीरो आता है। ठीक है, चलो 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। पहला पॉइंट, क्लोज सरफेस पे अगर कोई चार्ज ना हो और फील्ड बाहर से आ रही है, तो फ्लक्स ज़ीरो होता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इंटेंसिटी ऐसी है और ये क्लोज सरफेस है, तो इस सरफेस पे मिलने वाला फ्लक्स ज़ीरो आएगा। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा आप कर सकते हो, ये एक एरिया, कर्व सरफेस का एरिया तो जमेगा नहीं, क्यों नहीं जमेगा? अरे भैया कर्व सरफेस का एरिया लगाओ दिमाग, देखिएगा ये एक एरिया और कर्व वाला एरिया, ये एरिया में एरिया वेक्टर ऐसा, इंटेंसिटी ऐसी, एरिया वेक्टर ऐसा, इंटेंसिटी आगे जा रही, एरिया वेक्टर ऐसा जा रहा, तो बॉडी से दूर देखो, यहाँ पे बॉडी से दूर, तो एंगल बनेगा 180 और cos 180 -1, यानी यहाँ पे कुछ तो भी फ्लक्स मिलेगा। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसा, फील्ड ऐसी, और एरिया वेक्टर ऐसा, फील्ड ऐसी, एंगल कितना 90, cos 90 0, आंसर इज 0। इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसा, आगे वाला एरिया वेक्टर आगे जाएगा, इंटेंसिटी भी आगे है, एंगल है 0, cos 0 1, कुछ तो भी फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, इसलिए नेट फ्लक्स 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मिलने वाला नेट फ्लक्स दोस्तों 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिखा के दिया है। वो कब? अगर उसके अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है तो। अगर कोई भी बॉडी के अंदर में चार्ज पार्टिकल नहीं है, सिर्फ बाहर से फील्ड जा रही है, तो उसका नेट फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा रहेगा? 0 ही रहेगा। ये उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण देखिएगा, ये जा रही इंटेंसिटी ऐसी, ठीक है, फ्लक्स 0, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर 0। ठीक है, क्योंकि आधा इन आधा आउट, वही सच हो सके कैंसिल होकर ये 0 हो जाता है, वो कैंसिल हो जाके 0 होगा। थ्योरी में पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया था वो थ्योरी में आप पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार समझा लो क्या इसको? चलो समझा लेता है यार। ये देखो, आधा सरफेस ऐसा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, एंगल कितना 180 का। अरे देखिएगा, ये पहले इसके लिए, आधा के लिए, इसके एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल 180 cos 180 -1, यानी इसका आंसर क्या आएगा? E × ds, दैट इज -E × ds, और इसके लिए cos 0 1, दैट इज E × ds, तो ये -E × ds और वो E × ds दोनों कैंसिल हो गए, नेट फ्लक्स 0 हो गया। इधर का फ्लक्स माइनस, इधर का फ्लक्स प्लस, तो नेट फ्लक्स 0 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को, क्योंकि गॉस थ्योरम से भी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है। गॉस थ्योरम है दोस्तों, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0। गॉस थ्योरम सिंपल है दोस्तों, गॉस थ्योरम इज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0। मेरे पास में फ्लक्स का एक फार्मूला था, ठीक है, ये वेक्टर वाला, ये साधा वाला, और अभी गॉस थ्योरम से एक फार्मूला बना है फ्लक्स का, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन 0। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर चार्जेस होते हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता मैं, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस है,
अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस है तो फ्लक्स रहेगा, चार्जेस नहीं है तो फ्लक्स नहीं रहेगा। ठीक है, यानी फ्लक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, फ्लक्स मिलेगा। चार्जेस किधर है? बाहर है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अरे भैया अंदर होना, अंदर होना, देखो अंदर, अंदर होना चाहिए, अंदर होगा तो फ्लक्स मिलेगा, बाहर रहेगा तो फ्लक्स थोड़ी ना मिलेगा। फ्लक्स के लिए क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, कोई भी चार्जेस फ्लक्स के लिए क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, इस तरह से हमने ये बना लिए थे। इसमें क्यूब का वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें क्यूब का एक कॉमन एग्जाम्पल होता है दोस्तों, जिसमें एक क्यूब के सेंटर में अगर कोई चार्ज है, एक क्यूब के सेंटर में अगर कोई चार्ज है तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा? तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हर एक फेस से कितना जाएगा? तो हर एक फेस से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो जाएगा। इसका एग्जांपल बना लिया जाए, एक क्यूब, ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा क्यूब है, इसके सेंटर में चार्ज है, तो फ्लक्स is equals to Q by epsilon zero. Then flux through each phase, एक फेस से कितना जा रहा? तो एक फेस से जाएगा Q by 6 एप्सिलॉन जीरो। अरे टोटल है Q by एप्सिलॉन जीरो, लेकिन एक फेस से जाएगा Q by 6 एप्सिलॉन जीरो। क्यों? क्योंकि 6 फेसेस है ना, उसको 6 फेसेस है, इसलिए Q by 6 एप्सिलॉन जीरो। मान के चलो एक फेस है ही नहीं, एक फेस को खुला छोड़ दिए, एक फेस ही नहीं है, तो कितना जाएगा फिर? क्यू बाय, टोटल फ्लक्स कितना होगा? 5 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो, 5 इंटू क्यू बाय 6 क्यू। अरे प्रोड्यूस तो करता है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो, एक है ही नहीं, एक है ही नहीं, तो एक फेस का कितना होता? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। ऐसे कितने फेस है अभी? 5 ही है ना, एक तो गायब हो गया, ऐसे कितने हैं? 5, तो 5 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। अगर एक फेस नहीं है और उस वक्त बोला कि पूरा फ्लक्स निकालो, तो 5 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। ऊपर का भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है, क्यूब में ऊपर का भी नहीं है, नीचे का भी नहीं है। कितने सरफेस है? सिर्फ 4। अब बोलो नेट फ्लक्स निकालो, तो नेट फ्लक्स कितना होगा फिर? 4 इंटू एक के लिए क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। तो ऐसा आंसर मिलता है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सिंपल तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा, एक ईच फेस के लिए इतना, तो बाकी जितने फेस रहेंगे उसके लिए कैलकुलेट कीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अभी हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हो गया, देन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें इंटेंसिटी के डेरिवेशन पढ़ेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है दोस्तों, एक तो कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग मीन्स कंडक्टर का, यानी मेटल्स का वगैरह होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर होना चाहिए, और हॉलो। ठीक है, तो हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। इसके लिए दोस्तों क्या होता है? इसके लिए तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कंडक्टिंग स्फीयर में चार्जेस सिर्फ आउटर सरफेस पे होते हैं, आउटर सरफेस पे होते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर में चार्जेस जो रहेंगे वो सिर्फ आउटर सरफेस पे रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और इसी के कारण इसकी फील्ड सिर्फ आउटर में या ऑन द सरफेस में होती है, इनसाइड में इसकी फील्ड दोस्तों नहीं होती है। जो फील्ड रहेंगी इसकी
अगर बात कर रहे हैं हम फील्ड की, तो इसकी फील्ड सिर्फ आउटर में रहेंगी, इनसाइड में वगैरह नहीं रहेंगी। फिर से बोल्ड हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही यही टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। चलो दोस्तों, तो अभी हम ले रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर में जैसे हो गया कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में हम लोग सबसे पहले सेंटर की बात करेंगे। तो ये हो गया सेंटर O। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पॉइंट P को ड्रॉ किया जो कि आउटसाइड में है। दिस इज़ फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में पॉइंट जो है वो ऑन दी सरफेस है। थर्ड सिचुएशन में पॉइंट जो है वो इनसाइड है, या यहाँ पे हम लिख लेते, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये O हो गया। R मत दो इसको, क्योंकि R तो एक रेडियस बन जाता है दोस्तों, तो इसको हम Q भी मत दो यार, Q एक चार्ज हो जाता है, दैट्स वाई ये P हो गया। चलो इसको MN नाम दे दो, MN। और इसके ऊपर चार्जेस है Q, ठीक है। इसका एक रेडियस है दोस्तों, दैट इज़ द R इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर। कौन सा है? कंडक्टिंग चल रहा है हमारा, रेडियस ऑफ स्फीयर। उसके बाद में पहली सिचुएशन में एट पॉइंट P, EP इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये समझना पड़ेगा आपको यार, शॉर्टकट लिखा EP यानी इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय द फार्मूला K इंटू Q बाय R²। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे स्मॉल r यानी क्या है? डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर R, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर। ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे रहेगा सिग्मा। सिग्मा मीन्स होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा इसको नहीं पढ़ाया मैंने, यहाँ पे रिवीजन में थोड़ा सा भूल गया मैं इसको पढ़ाना, तो चलो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे या वहाँ पे, थोड़ा सा इसको कितनी जगह लगेंगी वो ढूंढना पड़ेगा हमें। चलो आई थिंक इसमें हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते हैं ना, अभी सीधा फार्मूला लिख लेता मैं। सिग्मा यानी होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज किस पे है? कंडक्टिंग स्फीयर पे। चार्ज देखिएगा दोस्तों कंडक्टिंग स्फीयर पे, अपॉन एरिया। और एरिया होता है दोस्तों 4πr²। ठीक है, स्मॉल r नहीं दोस्तों, कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों सिग्मा। अगर मैं Q की वैल्यू इसमें रिप्लेस करता हूँ और K की वैल्यू भी रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे एक नया फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिएगा, K की वैल्यू 1/4πε0 Q एज इट इज़, सॉरी नॉट Q एज इट इज़, Q की जगह पे सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइड बाय R²। 4π कट गया, EP का दूसरा फार्मूला आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू R² बाय R²। ये एक फार्मूला आ गया। ठीक है, ये हो गया EP इंटेंसिटी एट पॉइंट P। उसके बाद में EM इंटेंसिटी एट पॉइंट M, K इंटू चार्ज क्या है दोस्तों? Q। और दोस्तों कितना दूर था M पॉइंट इतना दूर है, इतना यानी R। ठीक है, और अगर मैं ये Q की वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, कौन सी? सिग्मा इंटू 4πr² और K की वैल्यू भी रिप्लेस करता हूँ, तो आंसर आएगा दोस्तों सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इंटेंसिटी एट पॉइंट N दैट इज 0 और इंटेंसिटी एट पॉइंट O दैट इज 0। अंदर इंटेंसिटी नहीं है, क्यों नहीं है? अंदर चार्ज ही नहीं है। चार्ज जो है वो तो सिर्फ आउटर सरफेस पे होते हैं, तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे है और दैट्स वाई सिर्फ इंटेंसिटी दोस्तों बाहर रहेंगी। चार्ज अंदर नहीं है तो इंटेंसिटी अंदर नहीं है। चलो ये हो गया इंटेंसिटी का। अभी अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही मज़ेदार होता है। ये देखिएगा R और ये देखिएगा इंटेंसिटी। अभी ये सेंटर है, उसके बाद में ये R यानी ये रेडियस, यानी ये इन हो गया। देखो सेंटर से R, सेंटर R तक के पहुँचे, यानी सरफेस तक के पहुँचे। फिर ये आउटसाइड में, सेंटर इनसाइड, ये सरफेस और ये आउटसाइड।
ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है देखो, सेंटर में इंटेंसिटी 0, अंदर n तक इंटेंसिटी 0, सरफेस पे इंटेंसिटी मिल रही है, सरफेस पे इंटेंसिटी मिल रही है, बाकी तो 0 ही है, चलो मिल गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल गई। कितनी मिलती है यहाँ पे, देखो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और सरफेस पे यारो, तो सरफेस पे मिलती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। या फिर क्या मिला था, K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। This is the maximum value of intensity. So here the maximum value of intensity, that is Emax, at surface sigma by epsilon 0 or K into Q by R square, that is at surface। चलो उसके बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, अब जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं वैसे K तो कांस्टेंट है, चार्ज तो वही है, R देखिएगा जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे R बढ़ते जा रहा, और R बढ़ेगा तो E घटेगा, R बढ़ेगा E घटेगा, यानी ग्राफ ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्राफ एक तो लर्न कीजिए या फिर उसको समझ के ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ भी आते हैं, ग्राफिकल सवाल भी बनते हैं। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से इंटेंसिटी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कंप्लीट। अभी हम पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर non-conducting sphere, solid sphere, non-conducting solid, not hollow दोस्तों, solid sphere। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग यानी प्लास्टिक का, रबर का वगैरह बना रहेगा। उसके बाद में इसमें जो काम की बात है वो ऐसी है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्जेस सरफेस पे, सरफेस के साथ साथ अंदर भी होते हैं, सरफेस के साथ साथ दोस्तों अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो अभी अंदर भी सरफेस, अंदर भी चार्जेस रहेंगे दोस्तों, यानी देखिएगा यहाँ पे तो रहेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ बाहर बाहर रहेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अंदर भी रहेंगे ऐसे, अंदर भी रहेंगे, है ना, ऐसे अंदर भी रहते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर भी रहते हैं। तो अभी इसमें फिर से हमारी 4 सिचुएशन, O पॉइंट P दैट इज आउटसाइड, M ऑन द सरफेस, N इनसाइड और O सेंटर, R इज द रेडियस। ठीक है दोस्तों, चलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चल रहा है। EP वो सेम आता, K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर यानी क्या है, आर यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर होता है दोस्तों। चलो ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा, P के लिए। अभी इंटेंसिटी एट M यानी ऑन द सरफेस के लिए ये होता है दोस्तों K इंटू क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सेम बिल्कुल जो यहाँ पे मिला था। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। आर यानी एक रेडियस है, ये क्या बताने की बात है, आर रेडियस। उसके बाद में इंटेंसिटी एट एन, एन दोस्तों इनसाइड में है, तो यहाँ पे जीरो नहीं होती है, नॉन कंडक्टिंग में जीरो नहीं होती है। क्यों जीरो नहीं होती है, क्योंकि अंदर भी चार्जेस है, अंदर भी चार्जेस है, इसीलिए दोस्तों अंदर इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। तो कितनी होती है, तो वो होती है K
इंटू क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, K इंटू क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये होता है एक फार्मूला, K इंटू क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। अगर मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस करता हूँ फिर से Q की, तो देखिएगा वो ऐसा आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये कट गया इसके साथ में, ये 4 पाई कट गया, तो आंसर आएगा दोस्तों सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाय आर। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाय आर, ये भी एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो ये हो गया इंटेंसिटी एट एन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू आर बाय आर, दैट इज इंटेंसिटी एट एन यानी इनसाइड, जिसमें आर यानी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एन फ्रॉम सेंटर। ठीक है दोस्तों, और लास्ट रहेगा O, दैट इज 0, इंटेंसिटी एट सेंटर इज 0। क्यों 0? अरे भैया R 0 हो जाएगा ना, देखिए ना, अंदर का भी फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ R 0 तो पूरी इंटेंसिटी 0, तो इस तरह से ये आंसर आ गया दोस्तों 0। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये R, ये सेंटर, तो देखिएगा सेंटर पे 0 है लेकिन अंदर भी इंटेंसिटी है, ये देखिए अंदर K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कांस्टेंट, R, तो अंदर वाला फार्मूला है ये, देखिए अंदर वाला फार्मूला। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा, अरे ये सब कांस्टेंट है ना यार, जैसे जैसे R बढ़ेगा, R कब बढ़ेगा, जब मैं सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ूंगा, सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ूंगा तो R बढ़ेगा और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। बाकी तो यहाँ पे मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम, ये देखो बढ़ेंगी। और उसके बाद में ये हो गया सरफेस पे, तो सरफेस पे चले गए, सरफेस पे इतनी इंटेंसिटी मिली सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इतनी इंटेंसिटी मिली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 या फिर K Q बाय आर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी मिली। उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम कम होते जाएंगी। तो ये हो गया दोस्तों ग्राफ। ठीक है, और लगाओ नहीं यार, ये वाला लॉजिक लगाओ, आ जाता है आराम से। तो वो था कंडक्टिंग और ये था नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद में चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर का क्या हाल है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो देखिएगा, जैसे ये हो गया एक कंडक्टर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, एक पॉइंट P ले लिया दोस्तों मैंने, जो कि परपेंडिकुलर है और जो कि R की दूरी पे है। इस P पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है दोस्तों। इंटेंसिटी का फार्मूला एट पॉइंट P याद रखिएगा, 2K लैम्बडा बाय R इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है और बीटा क्या है, इसको ऊपर वाले कोने के साथ में ज्वाइन कर दो तो ये एंगल बचेगा अल्फा और नीचे वाला एंगल बनेगा बीटा, अल्फा और बीटा। तो फार्मूला बनता है 2K लैम्बडा बाय R इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला बनता है 2K लैम्बडा बाय R इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। 2K लैम्बडा बाय R इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। एडिशन कीजिए उसका अल्फा प्लस बीटा का और वहाँ पे लिख लीजिए, सो अल्फा प्लस बीटा बाय 2। चलो दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर जिसमें हमने इंटेंसिटी को फाइंड किए थे एट पॉइंट P। अभी अगर ये दोनों साइड में इनफाइनाइट है तो क्या होगा, इफ द रॉड इज इनफाइनाइट एट बोथ द एंड, if conductor is infinite at both ends, जब दोस्तों दोनों साइड में इनफाइनाइट अगर होगा ना, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, तो जो पॉइंट P है दोस्तों
वो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो बहुत दूर जाके मिलेगा। यानी दोस्तों अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 डिग्री का आएगा। अल्फ़ा और बीटा दोनों 90, यानी 90 + 90 दैट इज़ 180, 180/2 दैट इज़ 90, और फिर sin 91, यानी उस सिचुएशन में EP 2k λ/r। ठीक है, वो सिचुएशन में EP होता है दोस्तों 2k λ/r। थोड़ा सा लैम्बडा बताना भूल गया क्या मैं आपको। लैम्बडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फार्मूला होता है दोस्तों चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो चार्ज बाय लेंथ, यानी इसका लेंथ मान के चलो अगर L है, चार्ज अगर Q है तो इट इज़ ए Q/L। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द चार्ज कंडक्टर भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ठीक है, सो फॉर द चार्ज कंडक्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी फाइंड कर लिए है। सिंपल था, बिल्कुल बढ़िया, एकदम इजीली या इजी टॉपिक हमारा चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे तो लग रहा है एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चिंता का विषय नहीं है, आसान ही टॉपिक है, डिफ़िकल्ट इसमें कुछ नहीं है। चलो दोस्तों, तो इसको नोट कर लिया जाए। जो भी आपके सामने है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन पोर्शन, इसको आप लोग अच्छे से नोट करें। हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में फिर से एक नया पार्ट लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे हम लोग फिर से इंटेंसिटी के कुछ कंसेप्ट या कुछ डेरिवेशंस पढ़ने वाले, कुछ फार्मूलेस पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट करें और अच्छे से पढ़िए, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से एक नया टॉपिक लेके, एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके। और आपको और एक काम देता हूँ मैं, यानी इसको पढ़ने के बाद में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो कि MTG में हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सेट्स में है, बस उसको आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ रैंडमली कोई भी 10-12 क्वेश्चन उठा के ले लूँगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करना है, और पेपर दोस्तों उसी के बेस्ड होने वाला है ये संडे का। इसलिए आप थोड़ा सा इसको कर लीजिए और MTG को भी सॉल्व कर लीजिए। चलो ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में।